हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सेकेंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके लघुत्तर प्रश्नों को कराने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा टारगेट था कि 15 डेट तक मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं तैयार करवा दूंगी। तो आपका आज ये आपका जो प्रारंभिक शिक्षा यानी सेकेंड जो पेपर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपके लघुत्तर प्रश्न उनको सॉल्व कराने के बाद कल की क्लास में आपकी यानी साइंस की क्लास में आपके साइंस के लघुत्तर प्रश्नों को सॉल्व कराना है। उसके बाद आपके यानी कि सारे सब्जेक्ट के मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट की जो अलग से प्लेलिस्ट बनी है उन सब्जेक्ट में जाइए और स्क्रॉल करके देखिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा, देखिएगा आपको सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे अलग अलग प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की, ठीक है। और ये आपके सिर्फ दो पेपर बचे हुए थे। एक तो ये सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और दूसरा जो आपका पेपर था वो है साइंस, ठीक है। उसके आपके लघुत्तर प्रश्नों को कराना है। बाकी आपका ये टारगेट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैं आपको बैक टू बैक महामैराथन क्लास के थ्रू आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसकी रिवीजन भी करा दूंगी और एक्स्ट्रा जो आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं जिनके आने की संभावना है उनको करा दूंगी, ठीक है। और फिर आपके ऐसे ही आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 दिया गया था उसमें जो बच्चों के प्रवेश हेतु जो विद्यालय हैं, जो भी विद्यालय बनाए गए, जो भी स्कूल बनाए गए और शिक्षकों का उसमें क्या दायित्व है ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्कूल और शिक्षकों के दायित्व की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो सरकारी विद्यालय जो हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। स्कूल यानी विद्यालय का दायित्व था वो ये था कि जो सरकारी स्कूल हैं है ना, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं सरकारी, वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे यानी फ्री में शिक्षा को देंगे। साथ ही साथ निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। यानी कि जो निजी यानी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके विद्यालयों में जो आर्थिक रूप से जो निर्बल व्यक्ति हैं यानी जो गरीब जो व्यक्ति हैं उनके क्या है, उनके जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए पहली कक्षा में 25% क्या होगा, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। यानी कि कोई भी विद्यालय, जब भी कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेगा तो उसके लिए कोई भी चंदा या कोई भी दान लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपनाई जाएगी। प्रवेश लेने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। यानी कि चंदा का मतलब जानते हैं, यहाँ पर चंदे का मतलब ये नहीं कि सभी से पैसे ले, यहाँ पर ये मतलब है कि कोई डोनेशन वगैरह यहाँ पर नहीं ली जा सकती है। अगर आप डोनेशन लोगे तो आपको 10 गुना दंड मिलेगा, ठीक है। और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया में 50,000 रुपये दंड देना होगा। यानी कि अगर आप पहली बार करोगे तो आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये आपका दंड होगा। आपको अपनी तरफ से 25,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। और अगर आपने दूसरी बार किया या हर बार करने की ये कोशिश की तो 50,000 हर बार आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। यानी जो हमारी राज्य सरकार है ये इन बच्चों के खर्चे का सारा देखा जोखा जो है वो राज्य सरकार पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट जरूर आप लिखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी आप स्कूल में प्रवेश लेने जाते हो प्राइमरी विद्यालय में तो वहाँ पर जो बच्चे का जो प्रवेश होता है यानी उसका जो एडमिशन होता है वो उसके क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा होता है, ठीक है। जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि बच्चा 6 साल का हो गया कि नहीं, ठीक है।
ना कि उसके क्या होते हैं, ना कि आप ये देखोगे कि वो बड़े घर का है, अमीर घर का है, ठीक है, इस तरीके से ना देख कर के सिर्फ उसके बर्थ सर्टिफिकेट से उसका एडमिशन होगा, ठीक है। जंतु मृत्यु एवं वैवाहिक पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र के विभाग में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, यानी वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, इसके साथ साथ वो अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को देख के ही बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। अगर बच्चा 6 वर्ष का है तो ये एडमिशन लिया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है, बाकी कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। वो किस घर से आया है, किसी बड़े घर से आया है, छोटे घर से आया है, इससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है, पॉइंट है, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा, यानी निष्कासित मतलब बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में आप रोक नहीं सकते हो और ना ही स्कूल से उसे निकाल सकते हो, ये किसी का भी अधिकार नहीं है जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले, ठीक है। यानी कि ये कहा गया है, जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है, किसी भी टीचर का या भी किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का किसी का भी कोई हक नहीं है कि वो उस बच्चे को स्कूल से निकाले या उस क्लास में रोके रहे। उस क्लास में मतलब 4th क्लास में है, मान लो पढ़ने में तेज़ है और गरीब बच्चा है, आप 4th क्लास में फिर से डाल दिए, उसको फेल कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी कि ये कहा गया कि किसी भी बच्चे को आप शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकते हो, यानी उसको मार पीट नहीं सकते हो, ठीक है। क्या होता है, टीचर मारते हैं, पीटते हैं, मुर्गा बना देते हैं, कान पकड़ के खड़ा कर देते हैं ना, ये सब नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ उसको मानसिक यातना, यानी कि आपने कह दिया अरे इनके घर वाले बहुत ख़राब हैं तो ये भी तो ख़राब होगा, है ना, ये बहुत नीच जाति से आया है भाई, ये भी ख़राब होगा, अपने पेरेंट्स को पढ़ा हुआ है, या बहुत से आप जो अपशब्द बोले जाते हैं वो नहीं बोल सकते हो, ना ही आप किसी बच्चे की, एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना कर सकते हो, ठीक है। मान लो, तो मैंने हमेशा आपको उदाहरण में यही बताया कि 2 बच्चे अगर आपकी कक्षा में बैठे हैं और अगर एक मंद बुद्धि का है और एक तीव्र बुद्धि का है, तो आप दोनों में तुलना नहीं कर सकते, बल्कि उनको पहचानो कि वो कहाँ पर कमज़ोर है, उसको उसकी समस्या का समाधान करो, ठीक है, ना कि आप उसे मानसिक रूप से क्या कर सकते हो, उसे उसकी यातना, उसकी हेना, उसको दंड नहीं दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो आपका पेपर है, सेकंड पेपर, मेरा फेवरेट पेपर था, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पेपर, ये वही पेपर होता है ना जैसे आप स्कूल में, ऐसे लगता है जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, इतना तो आप लोगों को पता ही है, आप प्राइमरी में पढ़ रहे हो, बहुत से हमारे ऐसे टीचर हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा भी चुके होंगे, है ना, तो उनको पता है ना कैसे बच्चों को पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें यहीं पर आपको लिखनी है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे और आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी पेपर होता है। क्या है, बच्चों का अधिकार यानी बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान का उल्लेख कीजिए। और ये मेरे खुद का नोट्स है जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, ये मेरा खुद का नोट्स है और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ाती हूँ, वहीं से पढ़ाती हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाता है। अलग से कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ आ सकती तो ही मैं ऐड करती हूँ, वरना वही चीज़ें पढ़ाती हूँ जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान क्या क्या है। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए कि वो भारत में पैदा हुआ तो उसे इंडियन की नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, है ना, जिस भी देश में पैदा हुआ उसको उसकी नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई। चलिए, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार है, यानी हर बच्चे को अपने माता पिता जो अपना नाम, उसका खुद का नाम होना चाहिए, उसका पारिवारिक नाम बनाए रखने का, यानी किसका बेटा है ये, है ना, इस तरीके से, और उसकी राष्ट्रीयता यानी वो भारतीय है, यानी वो इंडियन है, ये सारा उसका अधिकार होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये कहा गया है कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के अनुसार, इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी कि अगर किसी माता पिता का कोई बेटा है तो उसको उसकी इच्छा अनुसार आप उसको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसको दूर नहीं कर सकते हो, एक माँ बाप से अपने बच्चे को दूर नहीं कर सकते हो, ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण एवं संबंध बनाए रखने का अधिकार, यानी माता पिता और उसके परिवार से पुनः यानी फिर से एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार देना चाहिए।
नेक्स्ट है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। यानी राष्ट्र द्वारा कानून बनाया जाए कि बच्चों का अपहरण ना हो सके, उनका किडनैप ना हो सके, उनको किडनैप ना कर सके, उनको खरीदा और बेचा ना। बहुत से लोगों को, बच्चों को क्या करते, खरीद बेच लेते हैं, है ना, ऐसा ना हो। और ना ही व्यापार को रोकने के लिए, ठीक है, किसी भी व्यापार, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए क्या है, बच्चों को क्या है, ये जो खरीदने और बेचने का जो व्यापार होता है, इससे रोकने के लिए एक क्या है, राष्ट्र को कानून बनाना चाहिए, ये बात कही गई है। नेक्स्ट है बच्चों को नशीले द्रव्य पदार्थों के प्रयोग से रोकना चाहिए। बच्चा जब भी कोई नशीला पदार्थ यूज़ कर रहा हो, बीड़ी सिगरेट जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा हो, या कोई भी गांजा, अफीम, जो भी चीज़ें हैं, है ना, कोक, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा हो, वहाँ पर उस नशीले पदार्थों से बच्चों को बचाना चाहिए, बल्कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि माता पिता या उनके लिखे रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। यानी कि यदि माता पिता या उनके रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति, यानी कि जो माता पिता है उनका, ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे का क्या होता है, किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, माता पिता नहीं होते, तो माता पिता का जो भी चीज़ें, उसकी संपत्ति होती है, वो क्या होती है, उसके बेटे को मिलती है। तो उस बेटे की जो संपत्ति है उस पर, और उसके बच्चे के साथ, यानी अपने माता पिता ने अपने बच्चे को किसी को दे दिया है ना, तो उस पर दुर्व्यवहार ना करें, ठीक है। यानी कि राष्ट्र उन्हें खुद संरक्षण देगा, इसकी बात यहाँ गई। यानी जिनके माता पिता नहीं है ना, यहाँ पर अनाथ बच्चों की बात की गई है, मेन बात यह है, यहाँ पर अनाथ बच्चों की बात की गई। यानी जिनके माता पिता नहीं, जो बच्चे अनाथ हैं, तो उनके लिए अनाथ आश्रम वगैरह खोले जाते हैं ना, तो उनको भी सरकार संरक्षण प्रदान करेगी, बल्कि उन पर कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी बुरा व्यवहार नहीं कर सकता है। अगला है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। जो भी हमारे बच्चे हैं उनको क्या है, संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखा जाए। यानी कि गोद लेने की जहां पर मान्यता, बहुत से बच्चों को गोद ले लेते, लेकिन गोद लेने के बाद उनका पूरा हक है कि वो बच्चों का अच्छे से अच्छे पालन पोषण करें, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, ना कि उनको मारे पीटे, उनको परेशान करें, उनका क्रय विक्रय करें, ठीक है। इस बात का सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को आर्थिक शोषण यानी कि कमाने के लिए बड़े बड़े जोखिम वाले कारखानों में बेच दिया, खतरनाक कार्य करने, है ना, खतरनाक कार्य से बचाएं, और शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से हानि से बचाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लैंगिक शोषण से बचाना, लैंगिक शोषण से भी बचाना चाहिए। चलिए कैसी लगी ये आपको, ये वाला आपको जो प्रश्न है कैसा लगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया और ये कई बार रिपीट किया हुआ, अभी देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए हुए हैं, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति निदेशक में शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में क्या कहा गया है? यानी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें शिक्षा के अवसरों की क्या समानता दी गई है, चलिए देखते हैं। तो नवीन शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा द्वारा समानता लाने की विशेष बल दिया गया है। यानी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई थी उसमें जो शिक्षा का जो अवसर है उसमें असमानताएं जो है उनको दूर करने की बात कही गई और समानता लाने की बात कही गई, ठीक है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को भी सामान्य जातियों के समान लाने का प्रयासों पर विशेष बल दिया गया है। यानी जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सामान्य जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनको जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें लाने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न स्रोतों एवं तरीकों को व्यवहार में लाने पर बल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि इसकी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें समानता लाने की बात कही गई थी, इस शिक्षा के अनुसार ये कहा गया है, इसके उद्देश्य ये था कि इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रौढ़ और सतत शिक्षा के जो यानी कि निरंतर चलने वाली शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और अलग अलग स्रोतों और तरीकों को व्यवहार में लाने की यहाँ पर बात की गई, उन पर बल दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि तीसरा क्वेश्चन है विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थी में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यानी कि विद्यालय में, यहाँ पर कहा गया कि विद्यालय में ऐसी कौन सी शिक्षा दी जाए जिससे जो हमारे जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के जो विद्यार्थी हैं यानी जो बच्चे हैं, उनमें सभी धर्मों के प्रति आदर हो, सम्मान का भाव विकसित हो सके। ऐसी कौन सी शिक्षा दे? तो एक ही शिक्षा है ऐसी, आपको अब आपके देखिए माइंड में तुरंत आंसर आ गया होगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा? नैतिकता की शिक्षा, है ना। यानी नैतिक विकास की अगर आप शिक्षा दोगे तो बच्चों में सभी धर्म के प्रति आदर, सभी धर्म के प्रति सम्मान क्या होगा? नैतिक आदर्शों की क्या होगी? यहाँ पर विकसित होगी, उसकी उन्नति होगी। ठीक है, तो विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? नैतिक शिक्षा देनी। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके एक नैतिक शिक्षा की किताब होती है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। मैं जब छोटी थी मेरी भी एक नैतिक शिक्षा की किताब थी, और उसमें क्या था, उसमें जो हमारे महान दार्शनिक व्यक्ति थे उनके बारे में बताया गया, जैसे महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। उन्होंने सभी धर्म को लेकर, उनके सभी धर्म के लेकर बात की गई। ठीक है, नैतिकता की शिक्षा यानी बड़ों का सम्मान करे, आदर करे, सभी धर्म को एक समान समझे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, सारी नैतिक शिक्षा जो होती है वहाँ पर ये बात की जाती है। तो यही कहा गया है कि विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसके लिए एक नैतिक शिक्षा की बुक आती है। ठीक है, ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा गया और बहुत बढ़िया आंसर भी है। ठीक है, और सबसे आसान आंसर है, आपके मन में तुरंत ही ये आंसर आया होगा कि हमें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देनी चाहिए। इसके ही आधार पर हम क्या कर सकते हैं? बच्चों में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव विकसित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सार्वभौमिकरण हेतु हंटर कमीशन की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। यानी जो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए और उस सभी के लिए शिक्षा समान होने के लिए हंटर कमीशन की क्या सिफारिश थी, इस पर बात की गई है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है या ये भी कहा जाता है, आपसे सिफारिशें पूछा जाए या इसके गुण पूछ लिए जाए या इसकी संतुतियाँ पूछ ली जाए, तो आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था जब मैं आपको क्लासेस करवा रही थी, और ये मेरी खुद की, ये मेरा नोट्स है। ठीक है, चलिए, तो प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन में इसकी सिफारिशें, इसके गुण और इसकी संतुतियाँ क्या हैं किसकी? हंटर आयोग की। इसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो व्यावहारिक होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? व्यावहारिक होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा देशी या भारतीय भाषा में हो। देशी मतलब जिस देश में वो रह रहा हो उस देश की भाषा हो, यानी भारतीय भाषा हो, यानी मातृभाषा में हो। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनता में प्रचार प्रसार करना होना चाहिए, ना कि उच्च कक्षा में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना। यानी कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए? उसको भाई नए आगे उच्च शिक्षा के लिए अभी तैयार करने की बात यहाँ पर नहीं की, बल्कि उसको जनता में प्रचार प्रसार करना होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई किसमें? हंटर कमीशन आयोग में कही गई थी। ठीक है, चलिए हंटर आयोग में आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया? इसकी क्यों महत्व दिया था? क्योंकि व्यवसाय के लिए महत्व दिया था। बच्चे विज्ञान लेंगे, बच्चे प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त करेंगे, यानी आर्ट साइड और साइंस साइड में दो हुए थे ना, इसलिए क्योंकि बच्चे आगे चल के क्या कर सके? अपना क्या कर सके? वहाँ पर व्यापार भी कर सके, है ना। इसके माध्यम से क्या कर सकते? चलिए देखते हैं। इसके निम्नलिखित महत्व दिए, जनसंचार प्रचार एवं प्रसार के लिए व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत करना। यानी कि इसके द्वारा बच्चा अपने व्यवहारिक शिक्षा का जो स्वरूप है उसको क्या कर सकता है? उसको प्रेजेंटेशन कर सकता है, उसको प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, चलिए यानी कि शिक्षा के साथ साथ वो कमाई भी कर सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों एवं संसाधनों को शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त प्रदान करना, शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करने की सिफारिश भी यहाँ पर की गई। फिर कहा गया कि सभी छात्रों को प्रजातांत्रिक समानता के अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना होना चाहिए। फिर कहा गया कि जो माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण व्यवसायोन्मुखी बनाकर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, और कहा गया कि जो संवैधानिक शिक्षा है उसके लक्ष्यों के पूर्ति हेतु ठोस, यहाँ पर पूर्ति होगा, ठीक है, पूर्ति हेतु ठोस कदम उठाना, ये यहाँ पर बात की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे? किस उद्देश्य से ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित की गई? अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना तो ब्लैक बोर्ड होगा, क्लास में ब्लैक बोर्ड के बारे में बात की गई है, तो ऐसा नहीं है। पूरी बात यहाँ पर की गई है कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को
बढ़ावा देना था या बढ़ाना है। ठीक है, ये सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति से संबंधित, यानी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो आई थी वो किस लिए आई थी, वो विद्यालय में छोटी से छोटी, यानी स्कूल में छोटी से छोटी जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, यानी छोटी से छोटी जो ज़रूरतें होती हैं, छोटी से छोटी जो सुविधाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए ये बात की गई थी। जैसे कि एक विद्यालय है तो विद्यालय मतलब खाली बिल्डिंग नहीं खड़ी होनी चाहिए, मतलब ये है कि उस विद्यालय में कम से कम एक कमरा तो होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को पढ़ा सकें, है ना। कम से कम 2 शिक्षक तो होने ही चाहिए, बस यही यहाँ पर बात की गई है। और इसके साथ लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय भी होना चाहिए। भाई लड़की का शौचालय अलग होना चाहिए, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग होना चाहिए। ठीक है, और उचित TLM यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल, जैसे कि चार्ट हो गया, ठीक है, मानचित्र हो गया। एक क्लास में क्या, क्लास जब ही लगेगी ना, क्लास तो जब ही लगेगा भाई, 4 दीवारी खड़ी कर देने से क्लास नहीं लगता। उसके अंदर जब तक ब्लैक बोर्ड ना हो वो क्लास नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड होना ज़रूरी है, डस्टर, चौक, इसके साथ चार्ट होना जरूरी, मानचित्र होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर होना ज़रूरी है, यानी कि छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती, छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं वो देने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, यही कारण था जो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को संचालित किया गया, समझ में आ गया। चलिए, अब है SOPT। क्या है SOPT, यानी SOPT कार्यक्रम संचालित करने के कारण बताइए। तो SOPT कार्यक्रम संचालित करने के कारण निम्नलिखित है, क्या है, और आपको SOPT का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि मैंने आपको जब अति लघुत्तरीय प्रश्न कराया था तो SOPT का फुल फॉर्म, यानी कई सारे फुल फॉर्म आपको बताए थे। आपको ऑप्शन, ये आपको होमवर्क है आपका, SOPT का फुल फॉर्म बताइए, और ये पूछा भी जाता है इसलिए मैंने आपसे कहा। ठीक है, इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है कि NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में वर्णित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहा गया है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था उसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। तीसरा इनका मतलब था कि अध्यापकों को विद्यार्थी और शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए, चौथा इनका था कि कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो टीचर वगैरह होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी क्या करना चाहिए, उनके ट्रेनिंग के लिए भी एक प्रक्रिया क्या करनी चाहिए, प्रोत्साहित करनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का क्या लाभ है। तो विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का क्या लाभ है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों को ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए, यानी विद्यालय शिक्षा की तैयारी का जो कार्यक्रम है उसका प्रोग्राम है, किस लिए होना चाहिए, बच्चों में ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए होना चाहिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी छात्र शिक्षक संवाद होना चाहिए, एवं निर्देशों की उत्तमता होनी चाहिए, यानी एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, यानी एक अच्छा शिक्षक मतलब कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जैसे कि एक टैलेंटेड, यानी सभी उसको चीज़ें आनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, इसके साथ साथ अच्छी दिशा बताने वाला, निर्देश देने वाला शिक्षक होना चाहिए। संरचित अध्यापन एवं सीखने पर जोर देने वाली गतिविधियों के दृष्टिकोण से इन कार्यविधियों का सर्वाधिक महत्व है। इसके लिए छात्रों एवं अध्यापकों की कक्षा कक्ष में नियमित उपस्थिति पूर्व प्रतिबंध है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य लिखने, यानी जो जिला परियोजना कार्यालय की जो स्थापना हुई वो किस उद्देश्य से हुई, इसके बारे में पूछा गया है। तो जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित है, क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य, सबसे अच्छा उद्देश्य ये है, सबसे मेन उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, यानी सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए, उसके जो लक्ष्य हैं सभी के लिए शिक्षा समान, उसको पूरा करना। नेक्स्ट है, बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। बात तो पहले यही कर दी गई ना कि सार्वभौमिक शिक्षा, यानी सभी के लिए शिक्षा समान, यानी चाहे वो बालक हो चाहे बालिकाएं हों। ठीक है, सभी के लिए क्या है, शिक्षा समान होनी चाहिए। फिर कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाएं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना, यानी 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक बालिकाएं हैं
किसी भी तरीके से अगर वो स्कूल नहीं आ पा रहे, कोई भी समस्या है, तो उस समस्या को पूछिए, उसका समाधान करिए और उनको क्या करिए, उनको मोटिवेट करिए स्कूल आने के लिए, ठीक है। यानी उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। प्रेरणा मतलब मोटिवेट करना, तो वो अपने बच्चों को प्रेरित करें, यानी उनको प्रेरणा दें, यानी कि उनको मोटिवेट करें उन पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को आने दें। अगर वो मोटिवेट भी हो गए हैं लेकिन फिर भी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करें, ताकि बच्चा स्कूल आने से उसको कोई भी परेशानी ना हो, वो रेगुलर स्कूल आ सके, ठीक है। चलिए, अब अगला ये आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है 2017 का। 2016 का मैंने कंप्लीट कराया। चलिए देखिए, 2017 में पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में क्या कहा गया, वो भी प्राथमिक शिक्षा में पूछा गया है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में। पहला पॉइंट ये कहा गया कि पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए, यानी जो बच्चा लिख पढ़ रहा है उसके साथ साथ कृषि की भी शिक्षा दें। दूसरा कहा गया कि अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो, यानी अध्यापक की जो ट्रेनिंग होती है तो अध्यापक की ट्रेनिंग की समुचित व्यवस्था हो। इसके साथ साथ अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं, ठीक है, जैसे BTC DLED वगैरह और B.Ed वगैरह खोले गए हैं। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए, ठीक है। चलिए, अगला है भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है। तो यही यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम के 2009 के, यानी RT 2009 के बारे में पूछा गया है। शिक्षा का बाल अधिकार शिक्षा का अधिनियम, ये नहीं होगा, ठीक है, अधिनियम, ठीक है, ये कट कर दीजिएगा। चलिए, तो ये जो RT एक्ट 2009 यानी कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है, ये एक संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, संविधान के द्वारा लिया गया है। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो क्या कहा गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है 2009 में कहा गया कि ये संवैधानिक नियम है और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को फ्री में शिक्षा यानी निःशुल्क शिक्षा दी जाए। RT एक्ट 2009 का यही उद्देश्य ही था, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को, सभी को यानी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। RT 2009 का पूरा नाम अभी आपने पढ़ा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। और इस अधिकार अधिनियम 2009 ये जो लागू किया गया था, किस उद्देश्य में, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया। और ये कब दिया गया, ये अनुच्छेद 21A या हम 21 का भी लिख सकते हैं, हिंदी में 21 का लिख कर आता है कि शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी अनुच्छेद 21A में इस शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ क्या क्या बातें कही गई, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। कक्षा 8 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, यानी कि फ्री में किताबें देना। और इसमें क्या बातें कही गई, इसमें कहा गया कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 5 तक सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान भी करना, यानी कक्षा 5 तक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म देना। और इसके साथ साथ निर्धारित मेन्यू के अनुसार पका पकाया भोजन, आप जो मिड डे मील योजना जो हो रही है उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्रों की भी तैनाती की जाए, ठीक है, ये बात कही गई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है, कौन कौन सी है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, ठीक है, समस्या का क्या कारण, प्राथमिक शिक्षा की जो सबसे ज़्यादा समस्या क्या बनी हुई है, यही कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका महंगा होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता यानी अच्छे से उद्देश्य न दिए जा रहे हों, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अप्रशिक्षित एवं स्नेहविहीन अध्यापक, यानी कि एक तो शिक्षक अप्रशिक्षित है, दूसरा वो क्या है, स्नेहविहीन है, यानी उसको बच्चों के प्रति कोई स्नेह ही नहीं है ना, मार पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, उनकी बातों को नहीं समझते हैं, अनुसंधान व नवाचारों की कमी, ये सारी चीज़ें हैं जो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा गया, किस वजह से इनको भाई भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा।
चार्ल्स गांड को रटिए नहीं, समझिए, ठीक है। मेरा मतलब ये कहने का है कि इसको आना चाहिए आपको। रटने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारो, रट्टा मारने का मतलब नहीं, मतलब समझ में आना चाहिए। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार समझो, 3 बार समझो, समझो, ठीक है। चार्ल्स गांड को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा गया क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार पर चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया था। यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था? चार्ल्स गांड ने दिया था। किसके? भारत की शिक्षा पर, ठीक है। उसकी धारणा थी कि इसमें भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे, ठीक है। उसने हिंदू और मुसलमानों की अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, वो भी 5 सूत्री योजना प्रस्तुत करके। कैसे? भारत में विद्यालय की स्थापना करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। मतलब ये चाहता था कि भारत के लोग जो हैं वो पढ़ें, शिक्षित हों, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से, ताकि वो, उनका मतलब ये था कि वो देखने में तो भारतीय हो, लेकिन वो क्या हो, दिमाग से, दिल और दिमाग से क्या हो, अंग्रेज हो, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें, ईसाई हो, ठीक है। ये बात कही गई। इनका मतलब था कि अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार हो, ठीक है। पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर 2 प्रकार की सामग्री दी जाती है, एक तो मुद्रित सामग्री और दूसरी गैर मुद्रित सामग्री। अब ये मुद्रित सामग्री और गैर मुद्रित सामग्री कौन कौन सी होती है? चलिए, पहला पॉइंट है अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, दूसरा है बोधात्मक पैकेज खंड जो होते हैं, तीसरा है क्रियात्मक पैकेज खंड 2। और गैर मुद्रित सामग्री क्या होगी? जैसे ब्लॉक हो गया, पहेलियाँ हो गई, खेल खिलौने हो गए, टाइल्स एवं पट्टियाँ हो गई, फुटबॉल प्राथमिक विज्ञान किट हो गई, लघु औजार किट हो गई, गणित किट हो गई, पुस्तकें हो गई, कक्षा का सामान, कुर्सी, कक्षा में कौन कौन से सामान होने चाहिए, क्लास में कौन सा सामान होना चाहिए, कुर्सी, मेज, चटाई, बक्से, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो इसका जो वर्णन करें, इसके जो कार्यों का वर्णन करने के लिए पूछा है, तो पहला पॉइंट है, विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाली जनता को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। यानी ये कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यालय प्रबंध समिति है, इसके गठन के लिए क्या काम किए गए? तो इसके लिए काम ये किया गया कि विद्यालय के जो आस पड़ोस में जो, मतलब जो घर थे, यानी वहाँ आस पड़ोस में जो जनता रहती थी, वहाँ की जनता को बाल अधिकार की सामान्य और रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना, उनके बारे में सूचना देना, उनके बारे में समझाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, बालक के बारे में जानकारी देना। यानी जो समिति विद्यालय में जो नियुक्त अध्यापक हैं, जो यानी जो वहाँ पर टीचर हैं, उनके विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, यानी समय से वो स्कूल में आए और उस स्कूल का, यानी उस विद्यालय के नियम का पालन करें। नियम के पालन करने के बाद इसके साथ साथ ये भी है कि बच्चों के पेरेंट्स से भी वो मिलते जुलते रहें, ठीक है। उनके, यानी कि जो पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तो पीटी यानी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ठीक है, तो वो उसका भी क्या है, उसके लिए पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए एक बैठक बनाई जाए, जिसे हम पेरेंट जो मीटिंग होती है, यानी कि माता पिता के साथ नियमित बैठक बनाने के लिए एक मीटिंग की जाए, बालक के बारे में उनसे जानकारी ली जाए। देखिए बहुत से बच्चे क्लास में होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो कमियां होती हैं, हो सकता है वो उनके परिवार से रिलेटेड हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में जानकारी किससे ले? माता पिता से ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन तथा उसकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना। सतत मतलब कि निरंतर, यानी रेगुलर, ठीक है। यानी विद्यालय के जितने भी आस पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं, जो 6 से 14 वर्ष की उम्र में आते हैं, सभी बालकों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय में नामांकन, यानी उसका एडमिशन होना चाहिए और उसकी डेली, उसकी क्या हो, प्रेजेंट उसका लगना चाहिए, डेली उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये गठन जो है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव, प्रधानाध्यापक एवं अन्य सदस्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरी के योगदान का वर्णन। मिशनरी का मतलब क्या होता है? मिशनरी का मतलब होता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला, ठीक है। चलिए
तो सन 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, वही चीज़ फिर से समझा रही हूँ कि 1600 ईस्वी में जो स्थापित जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में क्या करने के लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। फिर प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य व्यापार ही था। शुरू में तो ये व्यापार ही करने के लिए आए थे, इसका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन परंतु बाद में कंपनी ने धर्म का प्रसार करना भी जरूरी समझा। इसने सोचा क्यों ना हम भारत में अपना सिक्का चलाए। तो इसने क्या किया, अपनी कंपनी जो है भारत में कंपनी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। पहले तो ये व्यापार उद्देश्य से तो ये आए थे कि व्यापार करेंगे, लेकिन इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उन दिनों ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, यानी जो ब्रिटिश कंपनी के जो लोग थे वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इंग्लैंड से मिशनरियों को भारत बुलाया, यानी इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से मिशनरियों ने कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे जो उनको बुलाया। इन ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इसके लिए इन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। अब इन्होंने सोचा कि हम प्रचार प्रसार तो करेंगे पर कैसे करेंगे, तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम भारतीय लोगों को शिक्षा दें और शिक्षा के माध्यम से हम अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसका जो माध्यम समझा, इसका जो सहारा लिया प्रचार प्रसार करने का ईसाई धर्म के, उसका सहारा क्या लिया, शिक्षा। ठीक है, चलिए तो मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास क्या थे, चलिए देखते हैं। मिशनरियों ने मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में अनेक स्कूलों की स्थापना की। मिशनरियों ने सन 1729 ईस्वी में कलकत्ता में एक क्या किया, दान आश्रित विद्यालय खोला। तीसरा पॉइंट यह है, इसी प्रकार 1789 में एक फ्री यानी निःशुल्क स्कूल इन्होंने खोला। फिर इन्होंने कानपुर में भी दान आश्रित विद्यालय खोला। ठीक है, इतने सारे इन्होंने स्कूल खोले जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करें। इसके साथ साथ कलकत्ता मदरसा खोला, बनारस संस्कृत कॉलेज खोला। ठीक है, तो सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। ठीक है, मदरसा है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है मदरसा है तो यहाँ पर मुस्लिम बच्चे होंगे। ठीक है, फिर इन्होंने बनारस में क्या कर दिया, एक संस्कृत कॉलेज खोल दिया। अभी मुस्लिम के लिए खोला था, अब हिंदू के लिए खोल दिया। ठीक है, तो सन 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना और हिंदू धर्म के परंपराओं की रक्षा करना व न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। ठीक है, नेक्स्ट था फोर्ट विलियम कॉलेज। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी। फिर एक पूना संस्कृत कॉलेज खोला। 1821 में पूना के रेजिमेंट एल्फिस्टन ने पेशवा के दक्षिण कोच की सहायता से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। फिर मिशनरी स्कूलों की विशेषता क्या थी, किस विशेषता पर इन्होंने ये सब किया, इनका मतलब था कि इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। यानी ये जितने भी स्कूल खोले गए इसमें ईसाई धर्म की जो शिक्षा है वो अनिवार्य चलेगी। ईसाई धर्म की शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर होगी, अंग्रेजी माध्यम से। बालकों को पुस्तकें व लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठीक है, जब निःशुल्क दी जाएगी, फीस नहीं ली जाएगी, तो सभी इसमें एडमिशन लेने की चाहेंगे। ठीक है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को हो जाता है, यानी कि जो हमारे जो ईसाई मिशनरी थे इन्होंने ही कक्षा शिक्षण यानी कि स्कूल की व्यवस्था इन्होंने ही की। इनमें भारतीय व अंग्रेजी भाषा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं मतलब यहाँ पर वो किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी के साथ साथ इन्होंने जो भारतीय भाषा, जो हिंदी भाषा होती है, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और व्याकरण की भी शिक्षा दी। ठीक है, इसके साथ साथ सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़, लेकिन ये सारी शिक्षा देना तो था ही, लेकिन इन्होंने कहा कि सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना क्या है, अनिवार्य था। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 होगा। ठीक है, की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। तो वही क्वेश्चन रिपीट किया, फिर से वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि जो आरटीए एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है, यानी संविधान के द्वारा लिया गया है और इसमें कहा गया है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये इसका उद्देश्य क्या था, यही था कि 6 से 14 वर्ष की जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
इसका पूरा नाम तो आप जान ही गए हो, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। और ये जो लागू किया गया था, ये किस लिए लागू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 21A में ये जो शिक्षा थी, ठीक है, इसको अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार का दर्जा मिला। ठीक है, और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित किया गया। ठीक है, और भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। यानी कि भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला जो ये देश था वो था 135वां देश। ठीक है, विश्व का 135वां देश था। अब ये किस उद्देश्य से लागू किया गया था इसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना अच्छी गुणवत्ता के लिए किया गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई थी। यानी जो हमारे सामान्य बालक हैं, ठीक है, जैसे 6 से 14 वर्ष के, उनके लिए 6 से 14 वर्ष, लेकिन जो दिव्यांग बालक है, दिव्यांग बालक में आपके जैसे हो गया कि जो लगड़े लूले, ठीक है, आँख से अंधे, ठीक है, कम बहरे, ठीक है, बच्चे, गूंगे बच्चे, इन सभी, ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 6 से 18 वर्ष की आयु निश्चित की गई थी। और भी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख दिए, आप याद कर सकते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रदान, ये तो सभी को आपको पता ही है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े विकास खंडों के जो बच्चे हैं, उसमें कक्षा 5 के जो बच्चे हैं, यानी कक्षा 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म, फ्री में पुस्तकें सब दी जाएंगी। ठीक है, और निर्धारित जो मेन्यू है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में, उस मेन्यू के अकॉर्डिंग ही बच्चों को, यानी कि मिड डे मील योजना का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया। यानी पका पकाया भोजन मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी में 2 शिक्षा मित्रों की तैनाती भी की गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी पीमोस्ट की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के अवगत करना था। 1990 में पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। यानी जो ये पीमोस्ट था, इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बदल दिया गया और इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। ठीक है, इसकी रूपरेखा निम्नलिखित है। क्या है? विद्यालय तथा कक्षा को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन पर बल दिया गया। अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य की आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्येक मद में मानक तथा उनकी विशेषताएं निर्धारित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जिसे हम डाइट बोलते हैं, और आपको पता है डाइट क्या है, के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका क्या काम है? डाइट का काम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका काम होता है सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, यानी टीचर ट्रेनिंग देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना और सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करना। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ जो ब्लॉक संसाधन केंद्र हैं उनको शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, यानी जो संकुल होते हैं। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी जो संकुलों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। इसके साथ साथ डाइट का क्या काम था? और ये था कि जो स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, पाठ्यक्रम का जो निर्माण है और शिक्षण अधिगम सामग्री यानी जो TLM होता है उसके विकास, परीक्षण और मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना। इसके साथ साथ डाइट का क्या काम था? सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा ये 2018 का पेपर 16-17 पढ़ लिया, अब 18 का पेपर स्टार्ट होने वाला हो। देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, अभी आपने इसी क्वेश्चन को 2016 में पढ़ा था। ठीक है, अब ये 18 में आया है। बच्चों का अधिकार यानी बाल अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगा देती हूँ उसको जरूर पढ़िए, ये रटा होना चाहिए। तो बाल अधिकार में अभी आपने क्या पढ़ा था? बाल अधिकार क्या होता है? बाल अधिकार जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम और भी आपको बता देते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन,
कि 20 नवंबर सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की और 11 दिसंबर सन 1992 को भारत सरकार ने बाल अधिकार को स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। यानी बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, जन्म लेने के लिए उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहिए और वो जहाँ पर उसने जन्म लिया है उसकी राष्ट्रीयता मिलनी चाहिए, उसकी नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसी हम लोगों की नेशनैलिटी क्या है? इंडियन है, हम भारतीय हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता मिलनी चाहिए, नाम उसका खुद का नाम होना चाहिए, पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए, यानी किस परिवार का है ये भी अधिकार उसका होना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी कि पेरेंट्स के विरुद्ध उसे अलग ना करना, यानी कि जो उसके माता पिता हैं पूरा अधिकार है वो अपने बच्चों को पालन पोषण खुद करेंगे। ठीक है, आप किसी भी पेरेंट्स से उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण एवं संबंध बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, माता पिता और परिवार से उस पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार है बच्चों को। ठीक है, बच्चों का आप अपहरण नहीं कर सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं, उसको खरीद नहीं सकते हैं, बेचने और खरीदने का व्यापार नहीं कर सकते हैं, वरना राष्ट्र द्वारा कानून ये इसके लिए बनाया जाएगा और आप राष्ट्र द्वारा कानून बनाना और इस पर कार्रवाई करना। नेक्स्ट है बच्चों को नशीले द्रव्य पदार्थों से रोकना। अगर आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा नशीला पदार्थ कर रहा है तो उसको रोकें। ठीक है, नेक्स्ट है यदि माता पिता या उनके लिखे गए उत्तरदायित्व व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। ठीक है, यानी कि आप जो माता पिता जो हैं उनके जो बच्चे हैं, आपने उनके बच्चों को, मान लो बहुत से लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उन्होंने बच्चों को ले लिया। ठीक है, ले लेते हैं फिर उसको मारते पीटते हैं, उसको समझते नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। दूसरा है जहां गोद लेने की मान्यता है वह बच्चों के हित को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। सारी चीज़ें भी मैंने आपको समझाई ही है, लैंगिक शोषण से बचाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए। यानी जो वुड का घोषणा पत्र जिसे हम क्या कहते हैं, ये सी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है। वुड का घोषणा पत्र और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भारतीय शिक्षा का महाधिकार, ठीक है, कहते हैं। और क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का महाधिकार। और इसके साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं? इसके साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। इसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, है ना। कहते नहीं कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए और महिलाओं की शिक्षा पर बल देने के लिए इन्होंने क्या किया, उस वक्त जो 1854 ईस्वी में जो तत्काल जो गवर्नर थे वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसमें यह कहा गया, इस पत्र में इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा जो प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालय में जो मातृभाषा है वो होनी चाहिए। उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा कि जो प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा है वो मातृभाषा होनी चाहिए, और जो उच्च विद्यालय यानी जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अब वुड का घोषणा पत्र 1854 में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। तो कंपनी शासन ने 20 वर्ष के बाद घोषणा करने की नीति बनाई थी, यानी कि हर 20 साल बाद क्या होता था, एक नई घोषणा लागू होती थी, एक नीति घोषणा यानी एक नई नीति बनाई जाती थी। हर 20 साल बाद कुछ चेंजिंग आता था, ये यहाँ पर था। ठीक है, तो सन 1813 के बाद सन 1833 में कंपनी ने शिक्षा संबंधी घोषणा की आवश्यकता अनुभव की। उस समय विलियम बेंटिंग ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी।
उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेज मिशनरियों द्वारा भारत में अनेक नई संस्थाएं खोली गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कई सारे मदरसा जो खोला गया था, कलकत्ता मदरसा, ठीक है, संस्कृत विद्यालय सभी खोले गए थे। ब्रिटिश संसद की यह अनुभूति हो चुकी थी, तभी भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए एवं स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय सीमित नियुक्ति की तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 में शिक्षा संबंधित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसे संचालन समिति के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र में ये दिया गया था। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु सुनिश्चित तथा बहुआयामी नीतियों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। यानी कि 20 साल बाद फिर से एक नीति लागू हुई और जिसमें वुड ने अपना एक घोषणा पत्र लिखा और उन्होंने लिखा कि जो शिक्षा में कुछ चेंजिंग लाई जाए, ठीक है, शिक्षा में जो बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका फिर से उसकी जांच की जाए और भविष्य में जो उसकी शैक्षिक जो निर्माण है उसको फिर से उसका निर्माण किया जाए, उस जो चीज़ें हैं उसको क्या किया जाए, उसको सुनिश्चित किया जाए, इसकी यहाँ पर बात की गई। तो घोषणा पत्र द्वारा भारत की भावी शिक्षा हेतु योजना में अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाने की कोशिश की है। ये आपका इतना ही आंसर ठीक है, ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो क्योंकि ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर मैंने दिया कि जो सर चार्ल्स वुड से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर बहुत बल दिया। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा किसमें कही थी, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में कही, उच्च शिक्षा में कही, और उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। तो इन्होंने ये पत्र लिखा और इसी पत्र को वुड का क्या कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। और ये 1854 में लिखा गया था, 1854 में आया था और इसी को क्या कहते हैं, महाधिकार पत्र भी कहा गया वुड का, और इसी को हम वुड का भारत का महाधिकार भी कहा गया और भारत का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा भी कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है। तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या था, तो शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य एवं पंचमुखी कार्यक्रम इनका ये था कि आयोग मत था कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं आकांक्षाओं के अनुरूप हो, यानी शिक्षा ऐसी बनाई जाए जो व्यक्ति के जीवन में उसके काम आए, उसकी आकांक्षाओं उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे, इसके अनुरूप शिक्षा बनेगी, ना कि रटन विद्या बना दी जाए या फिर उसके जीवन में वो काम ही ना आए तो ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा। तो यानी शिक्षा ऐसी बनाओ जो उसके जीवन में उपयोग हो, कभी भी उसके जीवन में उपयोग की जाए और इसके साथ साथ उसकी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे। ठीक है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचमुखी कार्यक्रम का सुझाव किसने किया, कोठारी आयोग ने किया। उन्होंने किया शिक्षा एवं उत्पादन। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाए, यानी शिक्षा के साथ साथ वो उसका उत्पादन भी कर सके। ठीक है, यानी उसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, उसका क्या कर सकते हैं, उत्पादन व्यापार भी कर सके। सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर कहानी द्वारा यानी बच्चों को सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए, और वो किसके द्वारा दी जा सकती है। इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी के द्वारा, कहानी के माध्यम से आप सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास बच्चों के अंदर कर सकते हो। माध्यमिक स्तर पर वाद संवाद द्वारा, यानी कि वाद संवाद के द्वारा कर सकते हो, एक दूसरे से बात करके। उच्च स्तर पर तुलनात्मक धार्मिक शिक्षा द्वारा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा आधुनिकीकरण की शिक्षा, यानी कि जो व्यापार की शिक्षा होती है और उद्योग की शिक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए औद्योगिक विकास को महत्व दिया, इसके लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। चौथा है शिक्षा और लोकतंत्र। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा बिना किसी भेदभाव के एक वयस्क नागरिकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएं। यहाँ पर यह बात कही गई। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की शिक्षा में क्या बात की गई, ये 5वां और लास्ट था। इन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में सामुदायिक सेवा कार्यक्रम लागू किए जाएं, जिससे सामाजिक भागीदारी में रुचि बढ़ेगी और हिंदी को राष्ट्रीय संयोजक भाषा माना जाए। ये बात यहाँ पर इन्होंने 5 यहाँ पर क्या दिए थे, 5 इन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम दिए, पंचमुखी कार्यक्रम दिया। किसने दिया था पंचमुखी कार्यक्रम, कोठारी आयोग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी आप उससे भी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, वरना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों पढ़ाऊँ आपको, ठीक है। मैं सिर्फ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देती, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कहीं से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या विशेषता थी? तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 8 अगस्त 1986 को संसद में पारित किया गया। उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी जी थे, जब ये शिक्षा नीति पारित की गई थी संसद में, ठीक है। इस शिक्षा नीति में 12 अध्याय यानी 12 भाग थे और इसे लागू करने के लिए एक अलग से क्रियान्वयन कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना गया। और इस कार्यक्रम में 24 भाग थे। कितने भाग थे? 24 भाग थे, ठीक है। इस शिक्षा नीति में 12 अध्याय थे और 24 भाग थे। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? किस विशेषता पर यह आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो इसमें कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 10+2+6 शैक्षिक ढांचा होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल के बाद जो है इंटरमीडिएट 2 साल का होना चाहिए, फिर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, ये बात कही गई। दूसरा कहा गया कि +2 में व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी विज्ञान और औद्योगिक की शिक्षा, यहाँ पर प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जानी चाहिए। इंटरमीडिएट में आर्ट साइड और साइंस साइड होना चाहिए, ये बात कही गई। इसमें कहा गया कि समावेशी शिक्षा लागू हो, यानी सभी के लिए शिक्षा समान हो, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया प्राथमिक शिक्षा तथा पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश 14 वर्ष की आयु तक ठहराव और गुणात्मक में वृद्धि की जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश जो है वो 14 वर्ष की आयु तक ठहराव यानी कि 6 से 14 वर्ष तक होना चाहिए और गुणवत्ता में वृद्धि भी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय रूपचर्या रेखा 2005 यानी NCF 2005 के बारे में यहाँ पर कहा गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। NCF 2005, ओफो ये इतना ज़्यादा हिल जाता है, क्या होता है? NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। पाठ्यक्रम पर सरकार परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। 2004 में केंद्र में NDA का सरकार के स्थान पर UPA की सरकार, जो UPA उसकी सरकार सत्ताएं रूढ़ हुई, उसने कहा कि पूर्व 2000 में पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया गया है। भगवाकरण मतलब क्या होता है पता है आपको? यानी कि उसमें संशोधन किया गया है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। फिर इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि जो 21वीं शताब्दी के आवश्यक संशोधन करने की जो बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कही गई थी, वो 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 में पूरे होने वाले थे। इसी मध्य वर्ष 2000 से सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का समाज पर बहुत क्या हुआ, तेजी से जो प्रभाव पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसके कारण भी पाठ्यचर्या में संशोधन अपेक्षित था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की रूपरेखा तैयार की गई और इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के शीर्षक में दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कहा गया है कि जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक कब, क्या और क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की गई। यानी जो NCF 2005 है, इसमें क्या कहा, जो राष्ट्रीय शिक्षा जो 1986 में आई थी उसका फिर से संशोधन किया गया 2000 में। फिर उस 2000 में संशोधन करने के बाद 2005 में किया गया और 2005 में ये बात कही गई कि जो NCF 2005 में ये कहा गया कि जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी बच्चों को जो उसका जो फ्रेमवर्क है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कब, क्या और क्यों और कैसे पढ़ाना लिखाना है, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई और इसकी पूरी रूपरेखा क्या की गई, प्रस्तुत की गई। परिवर्तनों पर प्रदेश के हर हिस्से में विचार विमर्श एवं चिंतन किया गया। विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों, गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों, शैक्षिक अधिकारियों और विभिन्न स्तरों पर मौजूद अन्य संबंधितों से सुझाव लेने के लिए प्रदेश स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया था। विचार मंथन की व्याख्या श्रृंखला क्रम से प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के विविध आयामों के संबंध में मौजूदा दृष्टिकोण की समीक्षा भी की गई। इसके उपरांत प्रदेश में अनेक पुनरीक्षित गुणवत्ता शिक्षा विजन का विकास किया गया। आपको पता है
इसमें ये कहा गया है जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें जो शिक्षा थी किस प्रकार से थी, उसका संशोधन 2000 में हुआ, फिर 2000 से 2005 में, यानी हर 5 वर्ष बाद क्या होता है शिक्षा में। आपको मैंने बताया था ना कि हर 5 साल बाद क्या होती है, फिर से देखा जाता है शिक्षा में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव करना है, कब क्या और क्या चीज़ पढ़ानी है, फिर से एक नया पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, फिर से यहाँ पे पुनरावृत्ति होती है, यानी फिर से चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सा पाठ्यक्रम कब और कैसे विद्यालय संचालित करना है, क्या टाइमिंग होगी, कब छुट्टी होगी, सारी चीज़ें, मतलब सब चीज़ें यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या निर्धारित होगा ये यहाँ पर बात की जाती है NCF 2005 के थ्रू। ठीक है, चलिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं? तो उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से थे संपूर्ण साक्षरता अभियान में? जिला शिक्षा समितियाँ, दूसरा है समवैश्विक संगठन होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सामूहिक विद्यापीठ, नेहरू युवा केंद्र संगठन, संपूर्ण साक्षरता एवं सतत कार्यक्रमों का संचालन, इसके साथ साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, नीति और नियोजन, विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप, समवैश्विक एजेंसियां और अन्य गैर सरकारी चीज़ें होनी चाहिए, संगठनों की सहायता सहित प्रचालनात्मक कार्य, प्रौद्योगिकीकरण प्रदर्शन और नेतृत्व प्रशिक्षण, और इसके साथ साथ मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, निगरानी एवं मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का पूरा बताना है, ये कब आया, किस उद्देश्य से आया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की जो स्कीम है, ये योजना, इसका नाम क्या है? इसका नाम ही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 2004 में हुई थी। मैंने इस तरीके से ऐसे लिखा है क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत 2004 में हुई, जुलाई। केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? 50-50, यानी 50% और 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार जो है यहाँ पर खर्च करेगी। ठीक है। उद्देश्य क्या था? बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना है। यहाँ जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका से याद रखिएगा, सिर्फ बालिकाओं की यानी लड़कियों की शिक्षा पर यहाँ पर जोर दिया गया था। विभाग शिक्षा विभाग था। लाभार्थी यानी लाभ किसको मिलने वाला? लड़कियों को, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई गई थी। ठीक है। चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2007 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में शुरू की गई थी और 2007 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया, यानी 2004 में शुरू तो की गई थी, इसके साथ साथ इसे 2007 में सर्व शिक्षा अभियान में भी जोड़ दिया गया था। ठीक है। इस योजना के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार इस पर 50-50 के अनुपात में व्यय वहन करती हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना 50-50% इस पर खर्च करेंगी। शिक्षा सत्र 2018-19 तक इस योजना के तहत 3600 बालिकाएं विद्यालय खोले जा चुके हैं और जिनमें 3,66,000 ठीक है 756 बालिकाएं नामांकित थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का सामान्य परिचय अब यहाँ पर शुरू करते हैं। क्या है? ये जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया था और इस नीति में अनुपालन 1989 में 1989 में महिला समख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकार संपन्न करने का कार्यक्रम किया गया। वर्तमान में ये देश में 10 प्रांतों के 102 जिलों के 2100 से यहाँ पर आगे नहीं लिखा है। चलिए, 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 2002 से 2007 में प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के नामांकन पर विशेष बल दिया गया। उस समय ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए महिला समख्या। देखिए, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वो यहाँ से होता है कि ये शिक्षा क्यों दी गई। तो ये शिक्षा जो है हमारी क्यों दी गई थी? तो ये शिक्षा जो है किस उद्देश्य से आई थी? ये शिक्षा जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा के नीचे की व्यक्तियों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए ये शिक्षा दी गई थी। कौन? कस्तूरबा गांधी विद्यालय शिक्षा। ठीक है। जहाँ दूर दूर फैली छोटी छोटी बस्तियों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और जहाँ किसी एक बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं, भाई लड़कियों की संख्या कम है और एक प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला जा सकता, वहाँ के लिए ये दी गई थी। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक दूसरे के क्षेत्र में जाने की सुविधा भी नहीं है,
जहाँ किसी दूसरी योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए कोई आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है, वहाँ ये उन सभी लड़कियों के लिए ये शिक्षा दी गई थी। और ये शिक्षा जो है इन विद्यालयों में 75% स्थान जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए आरक्षित है। 25% जो है स्थान किसके लिए, किसी भी वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों की बच्चियों के लिए थी, ठीक है, आरक्षित है। ये जो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय योजना है, इसका प्रशासन क्या था, क्या प्रशासन है? प्रारंभ में यह योजना स्वतंत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी, फिर 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जोड़ दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कानून के रूप में इसे लागू भी कर दिया गया, ठीक है, और ये उसके नियमों के अंतर्गत भी आ गई और वर्तमान में राज्य स्तर पर राज्य सर्व शिक्षा अभियान इस योजना का संचालन करती है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय के जो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं यानी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जो बालिकाएं हैं और जो गरीब घर से आती हैं बालिकाएं, उनके लिए खोली गई थी कस्तूरबा गांधी विद्यालय। और यहाँ पर पढ़ने लिखने के साथ साथ रहने की भी यहाँ पर सुविधा दी जाती, खाने पीने की भी सुविधा दी गई है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं बच्चों को, लड़कियों को मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य यानी BEP, ठीक है, बेसिक एजुकेशनल प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है? तो गांधी जी की देखिए जो बेसिक शिक्षा परियोजना जो है ये क्या है, इसका दूसरा नाम जो है वर्धा योजना है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? वर्धा योजना है। इसे हम वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, इसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, इसे तालीम, नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, और इसे फाउंडेशन कोर्स के नाम से भी जानते हैं। इतने नामों से इसे जाना जाता है और इन नामों से भी पूछा जाता है, तो भी आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। और बेसिक शिक्षा परियोजना के जनक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी। आपको पता है ना कि वर्धा परियोजना, बेसिक शिक्षा योजना, ठीक है, बुनियादी शिक्षा, ये सभी के जनक कौन है? महात्मा गांधी। और ये एक ही शिक्षा है, आप बेसिक शिक्षा परियोजना कहें या फिर वर्धा योजना कहें, या आप इसे बुनियादी शिक्षा भी कह सकते हैं, इसे नई तालीम भी कह सकते हैं, इसे आप फाउंडेशन कोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, नाम एक ही है, यानी कि शिक्षा एक ही है, नाम अलग अलग, ठीक है। तो जो गांधी जी की वर्धा योजना जो थी, यही बेसिक शिक्षा परियोजना, इसी को कहते हैं। तो ये सन 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी जी वर्धा योजना का सूत्रपात किया। वर्धा योजना को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, या बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। परंतु इसका जो प्रचलित नाम जो है वो है बेसिक शिक्षा परियोजना, यानी जो इसका जो सबसे ज़्यादा नाम जो फैला है वो बेसिक शिक्षा परियोजना है। इस शिक्षा का केंद्र बिंदु कोई आधारभूत शिल्प होगा जिसका शिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपने जीवनोपार्जन की समस्या सुलझा सकेगा। तो क्या है इसके उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये दी गई थी? नागरिकता का आदर्श, बच्चों को नागरिकता का आदर्श होना चाहिए, यानी कि आज का बालक ही कल का भावी नागरिक है। ये कहा गया कि जो आज जो बालक है वो आने वाले यानी भविष्य यानी कल का भावी नागरिक बनेगा। लोकतंत्र शासन प्रणाली की नींव निपुण नागरिकों पर आधारित रहती है, क्योंकि नागरिक ही शासन के कर्णधारों का चुनाव करते हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य नागरिकता के गुणों का विकास ही होना चाहिए, ठीक है। बेसिक शिक्षा में इस ओर पूरा ध्यान दिया गया और जाकिर हुसैन समिति ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि आधुनिक भारत में नागरिकता का देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन में विस्तार पूर्वक लोकतांत्रिक स्वरूप होना चाहिए। यानी कि जो बेसिक शिक्षा परियोजना है उसका मतलब है कि बालक को क्या है, बालक को जो है एक अच्छा नागरिक बनाना, इनका मूल कर्तव्य था। अच्छे नागरिकों का, आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास करना, किसके अंदर? बालक के अंदर। फिर इन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को कम से कम इस बात का अवसर मिले कि वह अपनी समस्याओं, अपनी अधिकारों को, कर्तव्यों को समझ सके, इसलिए बेसिक शिक्षा बालकों में नागरिकता की भावना के समुचित विकास को आवश्यक मानती है। अब वह यह भी ध्यान में रखती है कि बालक अपने आप को राष्ट्र का एक प्रमुख अंग समझकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण का पाठ पढ़ें, ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी बेसिक शिक्षा परियोजना में बच्चों के लिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण बहुत बताए गए, यानी सांस्कृतिक जो है विकास करना बच्चों के अंदर। तो बेसिक शिक्षा में साक्षरता से अधिक महत्व शिक्षा के सांस्कृतिक पहलू पर दिया गया है। महात्मा गांधी जी ने भी यह माना है कि यदि किसी स्थिति में एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रतिनिधियों से बिल्कुल अचेत हो जाता है या अपनी संस्कृति में लज्जा करने लगती है, तब वह नष्ट हो जाती है। इस प्रकार बेसिक शिक्षा को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर उसे भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग रखने पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ध्यान दिया भी गया।
फिर क्या है, सर्वगीण विकास यानी बालक केंद्रित सर्वगीण विकास करना। तो जहाँ की प्रचलित शिक्षा प्रणाली में केवल बौद्धिक विकास पर ही बल देकर व्यक्ति के एकांगी विकास पर ही ध्यान दिया जाता है, वहाँ बेसिक शिक्षा का पाठ इस प्रकार बनाया जाए कि उसमें व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक यहाँ पर होगा, ठीक है, विकास की पूर्ण ध्यान दिया जा सके। यानी कि ये कहा गया कि बहुत से ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रचलित की गई है जहाँ पर सिर्फ बौद्धिक विकास पर ही बल दिया गया है, यानी शिक्षा की केवल एक ही विकास पर बल दिया गया है। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, यानी शिक्षा का सर्वगीण विकास, यानी सभी प्रकार के विकास का यहाँ पर बल दिया जाए बच्चों को, ठीक है। और साथ ही शिक्षा व्यक्ति की नैतिकता का समावेशन करना भी अनिवार्य समझती है। तो नैतिक विकास की ओर पूर्ण ध्यान देने हेतु बालकों को नम्र और कर्तव्य परायण और सहिष्णु, आदर्श, चरित्रवान आदि बनाने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चौथा है आर्थिक उद्देश्य। तो बेसिक शिक्षा के नामांकित 2 आर्थिक उद्देश्य, एक तो पहला ये है कि बालकों द्वारा निर्मित वस्तुओं से विद्यालय में खर्च की आंशिक पूर्ति करना, यानी बालक जिस वस्तुओं को बनाता है उससे विद्यालय के खर्च की आंशिक पूर्ति करना। दूसरा है शिक्षा पूर्ण होने पर बालकों को अपने भावी जीवन में किसी उद्योग या निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर्वोदय समाज की स्थापना करना। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य आधुनिक विकसित समाज के स्थान पर एक ऐसे सर्वोदय समाज इसकी स्थापना करना है जहां परमार्थ, त्याग, आत्मविश्वास, सेवा भावना, समाज सेवा, सहयोग और स्नेह को प्रमुखता प्राप्त होगी तथा व्यक्ति सामूहिक व सहयोगी जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये सारी उद्देश्य थे बेसिक शिक्षा योजना को एक बच्चों को देने के लिए। इनका जो उद्देश्य था, शिक्षा किस प्रकार बच्चों को दी जाए, वो यहाँ पर बात की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम में किन्हीं 4 कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय कीजिए। पहला तो आपका हो गया जनशाला, दूसरा आपका हो गया DPEP, ठीक है, जिसे हम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी कहते हैं। तीसरा आपका हो गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आप बच्चों को क्या, कम से कम विद्यालय में एक रूम होना चाहिए, ठीक है, 2 टीचर होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल्स भी होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, ये 4 आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके आपको बता देते हैं। तो यह कार्यक्रम भारत सरकार और 5 संयुक्त राज्य एजेंसियों द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। जनशाला, ठीक है, जनशाला कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के विकास का कार्यक्रम है, यानी प्राथमिक शिक्षा का किस तरीके से उसका डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से विकास किया जाए, उसका ये एक प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को, विशेष रूप से लड़कियों और बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को काम करने वाले बच्चे और विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। यानी ये जो जनशाला खोली गई थी ना, ये जो है ये जो 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां थी और भारत सरकार, इनसे मिलकर खोली गई थी और इसमें स्पेशली लड़कियों के लिए बात की गई। और इसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक जो आते हैं, इसके साथ साथ जो काम करने वाले बच्चे हैं, यानी जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जोखिम वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आर्थिक स्थिति को पूरा करने के लिए, तो खास करके उनके लिए बनाई गई थी कि उनको शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है, उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट है DPEP, ठीक है। तो DPEP कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित है, ठीक है, ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य 1994 में ये प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 में। इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, किस लक्ष्य पे ये आधारित की गई थी? इसका लक्ष्य था कि सभी को शिक्षा दिलाने और बच्चों को स्कूल बनाए रखने, शिक्षा के स्तर में सुधार करने और समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने के साथ साथ काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसको तो आप पढ़ ही चुके हो, जानते ही हो क्यों किया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों और भौतिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए वर्ष 1987 से 88 में शुरू की गई थी। प्रत्येक चल रहे प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 शिक्षक हो, आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग था। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जो बालिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा क्या सिर्फ बालिकाओं के लिए ही ये बनाई गई थी। और ऐसी बालिकाएं जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, ये सभी जो अल्पसंख्यकों में ये सभी जो बालिकाएं आती हैं और यानी जो गरीब बालिकाएं आती हैं, ठीक है, उनके लिए ये बनाया गया था कि वो अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान कर सकें। इसके साथ साथ इसमें क्या बोलते हैं, आवास भी दिए गए थे, रहने का स्थान भी दिया गया, खाने पीने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति
जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ 750 विद्यालय खोले जा चुके हैं। किसमें? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना में। ठीक है, अब ये आपका 40 क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका 2018 का पेपर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु नवीन प्रयास पर विचार प्रस्तुत किए। हमने 2 पेपर पढ़ डाले हैं, एक तो 2016 और एक 2017, और ये 2018 भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इसका भी समाप्त होने वाला है। बचा आपका क्या? 2019, 2020, 2021, 2022, 4 पेपर अभी आपके बाकी हैं, और ये 4 पेपर मैं आपको शाम की क्लास में करा दूंगी। ठीक है, आज ये 4 पेपर मुझे कंप्लीट करने, यानी आज आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघु उत्तर प्रश्नों को कंप्लीट कराना है। और आपको एक बात बता दूं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पेपर पढ़िए, क्योंकि एंड में आपको फर्स्ट और सेकेंड पेपर को सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो अभी आप फर्स्ट और सेकेंड पेपर पढ़ लीजिए, इसके साथ साथ आप फिर थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर ऐसे पढ़िए, जल्दी जल्दी से पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप लोग फिर एंड में आपका जब एग्ज़ाम है जिस दिन, उसके 2 दिन पहले भी आपको फर्स्ट और सेकेंड पेपर ही तैयार करना है। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आज सरकार ने बहुत सी नवीन योजनाएं खोल रखी हैं। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको अच्छा करने के लिए सरकार ने क्या किया है, बहुत सी नई योजनाएं बनाई हैं, नई योजनाएं खोली हैं। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु सरकार बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम खोले गए हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत निर्धन यानी जो गरीब बच्चियां हैं, वंचित, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं पिछड़े वर्गीय अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधा के साथ 750 विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में घुमंतू जनजाति के परिवारों के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सचल विद्यालय, बिहार में चरवाहा विद्यालय आदि भी खोले गए हैं। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा कई नवीन प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो वही चीज़ें आपको लिखनी है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला है, निःशुल्क एवं शिक्षा प्रावधान का भी सरकार ने व्यवस्था की है। मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वही चीज़ें बार बार सारी क्वेश्चंस में रिपीट की है, एक बार आप अच्छे से समझ लो, सारी चीज़ें वहीं आपको लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। देखिए, अभी मैं और क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैं भी थक गई हूँ और आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आज की जो शाम की क्लास है उसमें सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है और ना ही ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें करा दूंगी, आप बस रेगुलर पढ़ते रहिए। और आपका एग्ज़ाम्स तो आ ही गया है। ठीक है, तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए और जितना कोशिश करिए आप अच्छे से जल्दी से, आप सिर्फ और सिर्फ आप इन कम से कम 20 तक आपको जल्दी से जल्दी सब ख़त्म कर देना। 20 तक तो आप सारा आप रिविज़न कर डालिए, 20 तक, इससे ज़्यादा टाइम मत लीजिए। सारी चीज़ें आप 20 तारीख तक पढ़ डालिए, सब रिवीजन कर डालिए, इससे ज़्यादा आप टाइम नहीं लीजिएगा। ठीक है, और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर आप मल्टीपल रिवीजन करते रहिए और आपका एग्ज़ाम तो आ ही गया है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और शाम की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।